सच कहूँ तो वेट लॉस करना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना आज शायद आपके लिए है, क्योंकि मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद भी मैं इसके साइंस को सही से नहीं समझता था। फिर जब मैंने समझा तो सिर्फ 30 दिनों में 20 किलो वज़न कम किया। आज आपके सामने वही सच्ची और टेस्टेड कहानी लेकर आया हूँ, साथ में कंप्लीट साइंटिफिक गाइडेंस दूंगा। वही तरीका बताऊंगा जिससे मैंने खुद का और हज़ारों लोगों का वज़न कम करवाया है। इसलिए एक भी सेकंड को बिना स्किप किए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, अक्सर जब हम वज़न कम करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपनी डाइट में चेंज लाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हर वो नुस्खा आजमाते हैं जो वज़न कम करने के लिए आवश्यक है या फिर आपको इंटरनेट पर बताया जाता है। लेकिन अधिकतर केसेस में आपको रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है, क्योंकि आपने वेट लॉस को सही से समझा ही नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में यह समझाऊंगा कि आपकी बॉडी में फ़ैट कैसे बनता है और कैसे जमता है, और आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। साइंटिफिकली आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना डाइट प्लान खुद बना लोगे जो आपके वज़न को सुपर फास्ट स्पीड से कम करेगा। तो बिना एक भी लाइन स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वज़न कैसे बढ़ता है। दोस्तों, आपने कैलोरी शब्द को सुना होगा। हमारे खाने पीने की सभी चीज़ों में कैलोरीज होती है, और कैलोरीज वो यूनिट है जो आपके खाने पीने में मौजूद एनर्जी यानी ऊर्जा को मेज़र करती है। इसलिए जिस खाने में जितनी ज़्यादा कैलोरीज होती है उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, यानी हर व्यक्ति अपने शरीर को चलाने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जिसे BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। इस बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि एट बेसिक लेवल, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, लेटे हुए हैं और सिर्फ सांस ले रहे हैं, उस समय आपके शरीर को जीवित रखने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा की इस बेसिक ज़रूरत को ही बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। क्योंकि हमारे शरीर को चलाने के लिए, जैसे श्वास लेना, हार्ट को धड़काना, ब्लड को सर्कुलेट करना, बॉडी में नए सेल्स को बनाने के लिए, डाइजेशन के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, टूट फूट की रिपेयरिंग करने के लिए हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, जो कि जेंडर, हाइट, वेट और एज पर निर्भर करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की हाइट ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी बॉडी में मांसपेशियाँ भी ज़्यादा होगी, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, तो उस व्यक्ति का शरीर उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की खपत करेगा। इसी तरह एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से भी बेसल मेटाबॉलिक रेट डिफ़र करता है। आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा कि जिन लोगों की हाइट कम होती है उनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है ज़्यादा हाइट वाले लोगों के कंपैरिजन में। अगर हम एक रफ़ एस्टिमेट निकालें और इन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड कर दें तो एक व्यक्ति को एक दिन में 1200 से 1800 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। आप कुछ भी मत करो, फिर भी आपके शरीर को चलाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए 1200 से 1800 कैलोरीज़ चाहिए होती ही है। दोस्तों, आप अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को BMR कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी एज, हाइट, वेट और जेंडर लिखकर कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। आपको आपका BMR पता चल जाएगा। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट आपके बॉडी की मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एट रेस्टिंग स्टेट। अब इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को छोड़कर आप जो भी काम करोगे और काम से जो ऊर्जा को खर्च करोगे, उस हिसाब से आपके शरीर की कैलोरीज डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर आपको अपने वज़न को मेंटेन रखना है तो आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट से ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी। यानी अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट 1800 कैलोरीज़ का है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट की 1800 कैलोरीज़ प्लस जो आप काम करोगे, उदाहरण के लिए उसमें अगर आपकी 500 कैलोरीज़ खर्च होती है तो आपको टोटल 2300 कैलोरीज़ की आवश्यकता होगी। इसे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और अगर आप इतनी कैलोरीज़ नहीं खाते हैं तो शरीर अपनी कैलोरीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बॉडी में स्टोर फैट से एनर्जी लेगा और अपनी कैलोरीज़ की ज़रूरत को पूरा करेगा, जिससे आपका वज़न कम होने लगेगा। इसलिए अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत से कम खाना पड़ेगा। अगर आप वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना पड़ेगा, और मेंटेन रखना चाहते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से खाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यह है हम भारतीय लोगों का एक टाइम का भोजन,
जिसमें आम तौर पर 2 रोटी होती है, 2 तरह की सब्जी आपको देखने को मिलती है, थोड़े से चावल होते हैं, साथ में प्याज, नींबू और कुछ चीज़ें रखी हुई है, जिसकी टोटल कैलोरीज़ बनती है 500। इसमें अगर कोई व्यक्ति 4 रोटी भी खा सकता है तो कैलोरीज़ बढ़ के हो जाएगी 550। रोटी के साथ में सब्जी भी ज़्यादा खाने में आएगी तो इस तरह से टोटल कैलोरीज़ हो जाएगी 600 के अप्रॉक्स। इतनी कैलोरी एक व्यक्ति एक ही बार में कंज्यूम कर लेता है, फिर भी इस भोजन में कुछ मीठा नहीं है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड होता है फैट, जैसे घी, तेल, ये वसा वाली जितनी भी चीज़ें होती है, इसमें 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। इसके बाद दूसरा सबसे कैलोरी डेंस फूड है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। इस हिसाब से अगर आप भोजन के साथ में स्वीट्स खाते हैं, घी लगाकर रोटी खाते हैं या फिर पराठा खाते हैं तो आप अपने भोजन में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को ऐड करते हैं। 1 कप चाय में 90 कैलोरीज़ होती है जो हम सुबह उठते ही ले लेते हैं। इसके बाद जब आप नाश्ता करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, फिर रात का भोजन करते हैं तो इससे भी आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, यानी कैलोरीज़ मिलती है। तो मोटे तौर पर हमें इस सिद्धांत को समझना है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो कैलोरीज़ कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से जब हमें इन चीज़ों का न्यूट्रिशनल नॉलेज नहीं होता है तो हम इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और हमारा वज़न बढ़ने लगता है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास में एक बाइक है जिसे आप डेली 20 किलोमीटर चलाते हैं, जिसमें आपके बाइक का पेट्रोल खर्च होता है 500 ml यानी आधा लीटर, और आप डेली पेट्रोल डलवाते हैं आधा लीटर से ज़्यादा। अब मान लो आप 100 ml एक्स्ट्रा पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, तो गाड़ी में ये जो आप रोज़ 100 ml एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल रहे हैं वो आपकी गाड़ी की टंकी में इकट्ठा होते रहेगा, जिससे धीरे धीरे गाड़ी की टंकी भरती जाएगी। यही हमारे शरीर के साथ भी होता है। जितनी आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे उतनी ही स्पीड से आपका वज़न बढ़ते जाएगा। अब इसका उल्टा भी है, अगर आप अपनी ज़रूरत से कम खाते हैं और कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो आपका वज़न घटने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है जिसका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2400 कैलोरीज है, यानी 2400 कैलोरीज है, जिसमें से बेसल मेटाबॉलिक रेट को अगर हम अलग कर दें तो ऑफिस के कामों में जो कैलोरीज खर्च होती है वो सिर्फ 600 से 700 कैलोरीज खर्च होती है, जिसकी आधी कैलोरीज तो वो दिन की शुरुआत में ही खा लेता है। फिर उसके पास में पूरा दिन होता है, दिन भर में वो कई बार चाय नाश्ता लेता है, शाम को डिनर करता है, फिर डेजर्ट में भी कुछ खाता है। इस तरह से अगर टोटल कैलोरीज़ को कैलकुलेट किया जाए तो कई बार हम 3000 कैलोरीज से भी ज़्यादा खा लेते हैं, जिसमें कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम होती है। तो फिर आप कैसे कैलोरी डेफिसिट में जाओगे और कैसे आपका वज़न कम होगा। दोस्तों, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर भी लेते हैं तो कितनी ही कर लोगे। सिर्फ 100 कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए आपको 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। और गलती से बाय चांस अगर आप एक समोसा या फिर एक चाय पी लेते हैं तो आपने जो मेहनत की है 1 किलोमीटर पैदल चलने की, वो सारी आपकी मेहनत पानी में चली जाती है। आपको उतनी कैलोरी रिटर्न में सिर्फ एक समोसे या फिर एक चाय से ही मिल जाती है। इसलिए वज़न कम करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा डाइट महत्वपूर्ण है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि वर्कआउट करने के बाद में और ज़्यादा खाने लगते हैं, ये सोच के कि अब हमने बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न कर लिया है, अब थोड़ा बहुत चल जाएगा। यही कारण है कि आपका वज़न कम नहीं होता है। वज़न कम करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है। हमारा 1 किलो वज़न बढ़ता है 7700 से 8800 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से, जो कि एक व्यक्ति अगर डेली 700 कैलोरीज भी एक्स्ट्रा खा ले तो वो 10 से 12 दिन में अपना 1 किलो वज़न को बढ़ा लेता है। इसलिए वज़न कम करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट में ही जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी दिन भर की टोटल कैलोरीज़ की खपत 2600 है तो आपको 2600 कैलोरीज से कम लेनी है। चाहे आप 50 कैलोरीज़ कम लो, 100 कम लो या फिर 200, जितना आप कम खाओगे उतनी ही स्पीड से आपका वज़न कम होगा। या फिर आप अपना कैलोरी बर्नआउट भी बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर की कैलोरीज़ की डिमांड को पूरा करने के लिए आपके शरीर में जो स्टोर फैट के रूप में ऊर्जा है उससे ऊर्जा ले ली जाएगी और फिर आपका वज़न कम होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा था, वर्कआउट से कैलोरीज़ को बर्न करना आसान नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले डाइट और साथ में अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके वज़न को तेज़ी से कम करने लगती है। ये था दोस्तों वेट लॉस का पहला फेज़, जिसमें हमने वेट लॉस के बेसिक सिद्धांतों को समझा।
अब हम इसके एडवांस साइंस को समझते हैं जो आज के समय में वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब भी हम एक्स्ट्रा भोजन या कैलोरीज खाते हैं, शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा भोजन या कैलोरी सबसे पहले लीवर और मसल्स में स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर और मसल्स में इतना ग्लाइकोजन स्टोर होता है कि एक दिन अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो आपका काम चल सकता है। यानी 2000 कैलोरीज के अप्रॉक्स लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और जब ग्लाइकोजन का स्टोरेज फुल हो जाता है, ग्लाइकोजन के स्टोरेज की और जगह नहीं होती है, तो शरीर उस एक्स्ट्रा भोजन या कैलोरीज को फैट में बदलने लगता है और ये फैट आपके बॉडी के एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है, जिससे हम मोटे होते जाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई ये बोलता दिखे कि मैंने एक दिन में 1 किलो वज़न कम किया, 2 किलो वज़न कम किया, तो ये करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन तो ग्लाइकोजन के स्टोरेज से ही हमारी बॉडी काम चला लेती है। और जब आप लीवर और मसल्स में स्टोर ग्लाइकोजन को भी बर्न कर लेते हैं, तब फैट की बारी आती है। इसलिए शुरुआती 1-2 दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि आपका वज़न कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, ग्लाइकोजन जो होता है वो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है और ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बनता है, कार्ब प्लस हाइड्रेट, जिसमें कार्ब का मतलब होता है ग्लूकोस और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर यानी पानी। यानी ग्लूकोस और पानी दोनों आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें 1 ग्राम ग्लूकोस मॉलिक्यूल के साथ में 3 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड होते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उतना ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स के साथ में पानी के 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। इसलिए एक एवरेज व्यक्ति भी 5 किलोग्राम तक पानी अपनी बॉडी में होल्ड कर सकता है। तो सोचिए, जिस व्यक्ति का वज़न बढ़ा हुआ है वो कितना पानी होल्ड कर सकता है। इसलिए कैलोरी डेफिसिट में जाने के बाद या फिर वर्कआउट करने के बाद शुरुआती जो 1-2 दिनों में आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है, वो ग्लाइकोजन के साथ में जुड़ा हुआ पानी फ्लश आउट होता है, ख़त्म होता है, जिससे ओवरऑल आपका बॉडी वॉल्यूम कम होता है, जिससे हमें ये लगता है कि आपका वज़न कम हो रहा है। इसलिए वज़न कम करने की जर्नी को जब हम शुरुआत करते हैं तो 1-2 दिनों में तो हमें लगता है कि वज़न काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, आपका वज़न काफ़ी कम भी हो गया है। लेकिन 2-3 दिनों बाद अगर आप नोटिस करोगे तो आपका वज़न कम करना मुश्किल होते जाएगा, क्योंकि अब आपको फ़ैट को बर्न करना है। फ़ैट को बर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ भी इसलिए आती है क्योंकि जैसे ही हमारे बॉडी का ग्लाइकोजन रिज़र्व ख़त्म होता है, हमारी भूख बढ़ जाती है। इसलिए वज़न कम करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टास्क ज़रूर है, जब तक आप इसके साइंस को नहीं समझते हैं। चलिए अब इसके साइंस को समझते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम कहा जाता है। इस एंजाइम के नाम से ही इसके काम का पता चल रहा है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो फैट को तोड़ने का काम करता है। ये फैट को तोड़कर एनर्जी में बदलने में मदद करता है। बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में, उसे तोड़कर फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को रिलीज़ करवाता है, जिसे कीटोन्स में बदलकर हमारी बॉडी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है और हमारा वज़न कम होता है, फैट बर्न होता है। इसलिए हमें इस एंजाइम को बढ़ाने वाली चीज़ें करनी चाहिए और इसको बढ़ाना काफ़ी सिंपल है, आपके ही हाथों में है। ध्यान दीजिए, इस एंजाइम का नाम है हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम। इसका नाम ये शो कर रहा है कि ये एंजाइम किसी हार्मोन से सेंसिटिव होता है, यानी प्रभावित होता है, और उस एंजाइम का नाम है इंसुलिन। जब हमारे शरीर में इंसुलिन ज़्यादा रहता है तो हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम प्रभावित हो जाता है, रुक जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे फैट बर्निंग की प्रोसेस भी रुक जाती है। और इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा कब रहता है? जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन ब्लड में बढ़ जाता है, और इंसुलिन ब्लड में बढ़ता है तो ये एंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है और फैट बर्निंग की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। इसलिए पहला काम आपको ये करना है कि कार्बोहाइड्रेट को कम से कम खाना है, साथ ही सिंपल टेबल शुगर को खाना कम्प्लीटली बंद कर देना है, क्योंकि ये प्लेन कार्बोहाइड्रेट है, 100% कार्बोहाइड्रेट है, जिसको खाने से आपके ब्लड में शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और उसको कम करने के लिए इंसुलिन का लेवल भी तेज़ी से बढ़ता है, जिससे फैट बर्निंग की प्रोसेस लंबे समय तक ब्लॉक हो जाती है।
साथ ही इंसुलिन बढ़ने का दूसरा पहलू ये है कि इंसुलिन का बढ़ना इनडायरेक्टली शो करता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो फैट को बर्न करके एनर्जी लेने की ज़रूरत ही क्या है। बॉडी ग्लूकोज से ही ना एनर्जी ले लेगी, फैट वैसे ही पड़े रहेगा, फैट को बर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा पहलू ये है कि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन भी है। एक्सेस ग्लूकोज को फैट में बदलकर बॉडी में स्टोर करता है। तो एक ही समय में दो अपोजिट काम कैसे होंगे, ज़रा सोचिए कि आपका फैट बर्न भी हो और स्टोर भी हो। तो इंसुलिन जब भी आपके ब्लड में ज़्यादा है तो ये समझ लो कि आपके बॉडी में फ़ैट के स्टोरेज की प्रोसेस चल रही है, और जब फैट स्टोर हो रहा है तो फैट को बर्न करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। इसलिए जब भी ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा रहेगा, फैट बर्निंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी, साथ ही फैट के स्टोरेज की प्रोसेस तेज़ी से होने लगेगी। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन अगर ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि ग्लूकोज ज़्यादा है, और अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो स्टोर फैट को बर्न करने की हमारे शरीर के पास में कोई वजह ही नहीं है। हमारी बॉडी ग्लूकोज से ही एनर्जी ले लेगी, फैट को बर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वज़न कम करने का ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और मैं तो कहूँगा कि ये एक गुड रहस्य है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फ़ैट को बर्न करने के लिए हमें इंसुलिन को कम से कम रखना पड़ेगा, और इंसुलिन कम रखने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना पड़ेगा, शुगर को पूरी तरह से बंद कर देना पड़ेगा। दूसरा, आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग से भी बचना है। बार बार खाने की आपकी जो आदत है, आजकल तो आदत है लोगों को दिन में कई कई बार थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लोग खाते ही रहते हैं, और जितनी बार आप मुंह में कुछ डालते हैं उतनी ही बार आपका ब्लड इंसुलिन लेवल बढ़ता है, और ऐसा करने से लगातार इंसुलिन हाई बना रहता है, क्योंकि जैसे ही आप मुंह में फूड डालते हैं उसके लगभग 1 घंटे बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। फिर इस ग्लूकोज को कम करने के लिए तुरंत इंसुलिन ब्लड में बढ़ जाता है। अब इस बढ़े हुए इंसुलिन को नॉर्मल होने में, बेस लाइन पर आने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अब देखिए, हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 1-2 घंटे तो रुकते ही नहीं हैं, हम लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं। 2 घंटे भी पूरे नहीं होने देते हैं, जिससे ब्लड में इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है, बार बार बढ़ता है और हमेशा हाई बना रहता है, और लगातार इंसुलिन ज़्यादा रहने से फैट बर्निंग रुक जाती है। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी इससे बढ़ता है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट्स को देखोगे तो आपको उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी, और वो ये है कि उनका वज़न हमेशा बढ़ा रहता है। इसलिए आपको एक बार भोजन करने के बाद बार बार स्नैकिंग नहीं करनी है। यहाँ मैं आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कम कैलोरीज खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको ये करना है कि बार बार खाने से बचना है। इसके अलावा जब आप फ्रीक्वेंट ईटिंग नहीं करोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बार बार नहीं बढ़ेगा, और फिर इससे आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। एक्चुअली जब हम फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन आता है, जिससे बार बार ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन पैदा होती है, जिससे आपको बार बार भूख लगती है। तो फ्रीक्वेंट ईटिंग करना भी बंद कर दो। तीसरा, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके भोजन करने का एक पैटर्न है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम वेट लॉस करने की बात करते हैं तब। जैसे हमने अभी बात की थी कि इंसुलिन की प्रेजेंस में फ़ैट बर्निंग की प्रोसेस बंद हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन एक बहुत ही पावरफुल फैट स्टोरेज हार्मोन है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। जब आपके द्वारा फास्टिंग की जाती है तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम रहता है, और बार बार खाने से इंसुलिन लगातार हाई रहता है, तो फास्टिंग करके हम इसी इंसुलिन के स्पाइक को रोकते हैं। अगर आप फास्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, जिसमें कि आपका 8 घंटे का ईटिंग विंडो रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही दिन की शुरुआत बिना चाय और नाश्ते के साथ में करनी है। चाय की जगह पर आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप गर्म पानी में 1 टुकड़ा दालचीनी और आधा चम्मच जीरा डालकर उसे उबाल कर पी सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो बिना दूध और बिना शक्कर की आप चाय भी पी सकते हैं। मिठास के लिए आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुगर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये करना सुबह सुबह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर करेगा। इसके बाद आपको दिन का पहला भोजन सुबह 10 बजे करना है।
अब यह 10 से 6 बजे तक का जो समय है वो आपका ईटिंग विंडो होगा। तो 10 से 6 बजे तक आप जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि 10 से 6 बजे के बीच भी आप बार बार खाने से बचो। लेकिन 6 बजे आपकी लास्ट मील होगी, तो 6 बजे आपको भरपेट भोजन कर लेना है। शाम 6 बजे के बाद में आपको अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालना है। इसके बाद नेक्स्ट मील फिर से दूसरे दिन सुबह 10 बजे दिन की शुरुआत से होगी। इस तरह आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। इतना करना आई डोंट थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब इतनी लंबी फास्टिंग करने से क्या होगा, जब आप इतनी लंबी फास्टिंग करोगे तो ये आपके ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन पैदा करेगी। इंसुलिन अपने लोवेस्ट लेवल पर आ जाएगा, जिससे शरीर में कई सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो वेट लॉस को और ज़्यादा एक्सट्रीम बनाएंगे और तेज़ी से वेट लॉस करने में मदद करेंगे। नंबर 3, आपको गुड फैट कंज्यूम करना है, जैसे घी। दोस्तों, हमारी पहली शर्त थी कि हमको कार्बोहाइड्रेट डाइट में बहुत कम मात्रा में खाना है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाएंगे, शुगर पूरी तरह से बंद कर दोगे, तो शरीर को ऊर्जा के लिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए होगा। इसलिए आपको फ़ैट खाना थोड़ी मात्रा में बढ़ा देना है। फ़ैट इसलिए खाना है क्योंकि एक तो फ़ैट कैलोरी डेंस फूड है, थोड़ा सा फ़ैट खाने से आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। साथ ही फ़ैट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको खाने से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, इसलिए आपको फ़ैट का कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ाना है। हमें फ़ैट ज़्यादा भी नहीं खाना है क्योंकि इससे फिर आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, फ़ैट का सबसे अच्छा सोर्स है घी। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो उनके पास में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फ़ैट के लिए घी का ही उपयोग करो, क्योंकि एक तो घी प्लेन फैट का सोर्स, घी से फैट कैलोरीज़ के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं आएगी, जबकि दूसरे फैट के ऑप्शन से आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ मिलेगी। साथ ही इससे हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका एनर्जी का जो सोर्स है वो बदल चुका है, कार्बोहाइड्रेट से फैट पर शिफ्ट हो चुका है। तो फैट का कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ा दो। बस ध्यान ये रखो कि फ़ैट एक कैलोरी डेंस फूड है और इसे आप कार्बोहाइड्रेट के रिप्लेसमेंट के तौर पर खा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं खाना है। नंबर 4, स्ट्रेस यानी तनाव। दोस्तों, स्ट्रेस, टेंशन या फिर तनाव से वज़न कैसे बढ़ता है, ये समझाने से पहले हम ये समझते हैं कि तनाव क्या है। दोस्तों, तनाव एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डरे हुए होते हैं, किसी बात की हमें चिंता होती है, हमारे साथ कुछ गलत होने का हमें डर सताता है। अब इस टेंशन और डर को हमारी बॉडी खतरा समझ लेती है और बॉडी को ये लगता है कि भविष्य में कोई चीज़ से हमें लड़ना पड़ सकता है या फिर भागना पड़ सकता है। इसे हमारे शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब इन दोनों ही स्थितियों में हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए तनाव की स्थिति में हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इसलिए कॉर्टिसोल हार्मोन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप जंगल में घूम रहे हैं और अचानक से आपके सामने शेर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास में सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप वहां से भाग जाओगे या फिर आपको शेर से लड़ना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपको एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो है एनर्जी यानी ऊर्जा। ऐसे में तुरंत आपके ब्लड में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा, जो एनर्जी देने के लिए आपके ब्लड में ग्लूकोज को तेज़ी से बढ़ा देगा, आपकी हार्ट बीट को तेज़ कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी सांसें तेज़ हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिले, और ये सभी चीज़ें मिलकर आपको एक्शन के लिए तैयार करेगी। इसे ही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे इंसुलिन भी ट्रिगर होता है और फैट स्टोर होने लग जाता है। ये चीज़ें जब लंबे समय तक होती है, जैसे अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में हैं, लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो लगातार बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है। ये समझती है कि भविष्य में खतरा हो सकता है और खतरे से लड़ने के लिए तेज़ी से फैट को स्टोर करने लगती है, ताकि दूसरे ऑप्शन के तौर पर आपके पास में फैट के रूप में स्टोर एनर्जी हो। इसके अलावा स्ट्रेस में हम ज़्यादा भी खाने लगते हैं। आप देखोगे कि जो व्यक्ति टेंशन में होता है वो किसी न किसी तरह से अपने आप को फिल करने की कोशिश करता है, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा खाने लगता है, जिसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है।
इससे हमारा कैलोरी कंजप्शन बढ़ता है और वज़न बढ़ाने का काम करता है। स्ट्रेस और वेट लॉस के संबंध को और अच्छे से समझने के लिए आप कुशिंग सिंड्रोम के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, जिस किसी को कुशिंग सिंड्रोम होता है उसकी बॉडी का शेप कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि बेली फैट तो बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ ही बट मसल्स, बैक साइड के जो मसल्स हैं वो लूज़ हो रहे हैं, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम वाले व्यक्ति के शरीर में कॉर्टिसोल लेवल लगातार हाई रहता है। और कॉर्टिसोल भी एक स्ट्रॉन्ग फैट स्टोरेज हार्मोन है, इतना स्ट्रॉन्ग कि शरीर में ये हाई जब होता है तो बट मसल्स टूटने लगते हैं, यानी मसल्स बॉडी में जो होते हैं वो भी टूटने लगते हैं और फैट में बदलकर पेट के आसपास में जमा होने लगते हैं। इसलिए स्ट्रेस को आप कम से कम रखने की कोशिश करो। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, गार्डनिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। नंबर 5, स्टॉप ईटिंग जंक फूड, फास्ट फूड एंड पैकेट फूड्स। दोस्तों, ये जो चॉकलेट्स, केक्स, कैंडी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, समोसे, कचौरी, मोमोज, मैगी, पास्ता, ये सब हाईली प्रोसेस्ड और केमिकलाइज्ड फूड होते हैं। इनमें एडिक्टिव सब्सटेंस और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। शुगर और ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनमें कैलोरीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़ीरो होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होती है। ज़्यादा मात्रा में इनको खाने से न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी हो जाती है, यानी शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। इसलिए इन फूड को एम्प्टी कैलोरी फूड कहा जाता है। एम्प्टी कैलोरी का मतलब है ऐसा फूड जिससे कैलोरीज़ के अलावा आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसको खाने से सिर्फ और सिर्फ आपका फैट ही बढ़ेगा। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें क्या है, सोडा डला हुआ मीठा पानी है जो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज़ है, और ये कैलोरीज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय अगर आप नारियल पानी पी लेते हैं तो कैलोरीज़ तो आपको नारियल पानी से भी मिलेगी, लेकिन वो कैलोरीज़ बहुत कम मात्रा में होगी, साथ ही पोषक तत्व आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसी तरह से मार्केट के सभी फास्ट फूड, जंक फूड और पैकेट फूड्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही होता है। दोस्तों, एक बर्गर में 300 कैलोरीज़ होती है, एक समोसे में 200 से ज़्यादा कैलोरीज़ होती है, एक पिज़्ज़ा में 400 कैलोरीज़ होती है, एक कोल्ड ड्रिंक में 140 कैलोरीज़ होती है, एक चाय जिसे आप दिन में 4-5 पी लेते हैं और वो आपके काउंट में भी नहीं आती है, उसमें 90 कैलोरीज़ होती है। 10 रुपये के एक चिप्स के पैकेट में 150 कैलोरीज़ होती है। एक सिंगल मोमो में 50 से 100 कैलोरीज़ होती है। डिपेंड करता है कि आप स्टीम खा रहे हैं या फिर फ्राइड। तो दोस्तों, इन फूड के प्रति आपको पहले अवेयर होना है। कई बार हम इनसे इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ खा लेते हैं जितनी हम एक समय के भोजन से भी नहीं ले पाते हैं, जिसका नतीजा आप मोटे होते जाते हैं। दूसरा, इनमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इनको खाने से इंसुलिन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे फैट स्टोरेज और भी फास्ट होने लगता है। ये फूड खाने से आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये चीज़ को आप नोटिस करना, जब आप ऐसा फूड खाते हैं तो आप चाहे जितना खा लो, थोड़ी देर बाद तुरंत आपको भूख लगने लगती है, क्योंकि ये फूड आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से स्पाइक कराता है। अब इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन भी स्पीड से ब्लड में आता है, और इंसुलिन इतने तीव्र एक्शन के साथ में ब्लड में रिलीज़ होता है, क्योंकि एकदम से ग्लूकोज बढ़ गया है, तो ये इंसुलिन के तीव्र एक्शन की वजह से ग्लूकोज क्रैश करता है। ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन पैदा होती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी कम हो जाता है, जिससे आप लो एनर्जी फील करते हैं, थका थका महसूस करते हैं। अगेन आपको भूख लगती है, आप फिर से उसी फूड को सर्च करते हैं, फिर से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन भी तेज़ी से बढ़ता है, और इस तरह से ब्लड शुगर रोलर कोस्टर लगातार चलते जाता है। इस वजह से भी ये फूड बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, और इनको खाने की आपको तीव्र इच्छा जागृत होती है। इसलिए वज़न कम करने के लिए इन चीज़ों को भी खाना आप पूरी तरह से बंद कर दो। नंबर 6, इंक्रीज कंजप्शंस ऑफ वेजिटेबल्स, सैलेड्स एंड सम फ्रूट्स। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, टमाटर, मूली, ब्रोकली, इनका जितना ज़्यादा आप सेवन कर सकते हैं आपको करना चाहिए। इनमें कैलोरीज़ की मात्रा बहुत कम होती है, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। फाइबर ज़्यादा होने से ये धीरे धीरे पचते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनको पचाने में टाइम लेता है, जिससे इनको पचाने में भी ज़्यादा कैलोरीज़ खर्च होती है। इसके अलावा फाइबर की टेंडेंसी होती है पानी को एब्जॉर्ब करना,
तो ये आपके पेट में जाने के बाद में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाते हैं, जिससे फूल कर यह आपके पेट में ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, जिससे आपको पेट भरा भरा फील होता है। आपके ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है कि पेट भरा हुआ है और आप खाना जल्दी बंद कर देते हैं, जिससे आपका ओवरऑल कैलोरी कंजप्शन भी कम हो जाता है। सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक से भी ये आपको बचाते हैं। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। दोस्तों, फाइबर से संबंधित एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। फाइबर जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन यह एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है, कोई भी स्पेशल एंजाइम्स नहीं है। इन शॉर्ट, फाइबर हमारे पेट में पचता ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फाइबर को पचाता कौन है? तो दोस्तों, फाइबर को पचाते हैं हमारे पेट में उपस्थित बैक्टीरियास। हमारे पेट की आंतों में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियास होते हैं वो फाइबर को फर्मेंट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस तरह से यह हमारे पेट के गुड बैक्टीरियाज का फूड भी बन जाता है। साथ ही फाइबर हमारे इंटेस्टाइन्स में फूड के मूवमेंट को भी स्मूथ बनाता है, जिससे हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से भी बचते हैं। इसलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो। फ्रूट्स में भी उन फ्रूट्स को मत खाओ जो स्वाद में ज़्यादा मीठे होते हैं, जैसे चीकू, अंगूर और केला। नंबर 7, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको भोजन करने से पहले सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर लेना है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और अगर आपका वज़न बढ़ते ही जा रहा है, खासकर पेट का साइज़ बढ़ रहा है, तो यह एक संकेत है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भविष्य में हो सकता है। और मोटापे का सबसे बड़ा कारण भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। अक्सर जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ होता है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये होता है कि आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को खोने लगते हैं। सेल्स इंसुलिन के प्रति लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और जब ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो पैनक्रियास बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को बनाती है। अब जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, वज़न बढ़ने का टॉप मोस्ट रीज़न इंसुलिन का बढ़ना होता है। तो ऐसी स्थिति में तेज़ी से आपका वज़न बढ़ने लगता है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स को अगर आप देखोगे तो उनका वज़न आपको हमेशा बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि उनके ब्लड में इंसुलिन नॉर्मल से 6 से 7 गुना ज़्यादा रहता है, जो उनके मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। तो अगर आपका वेट बढ़ते ही जा रहा है तो आप अपना इंसुलिन टेस्ट करवा के देख सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह का मॉर्निंग सैंपल देना होगा, ब्लड सैंपल। हुमा IR टेस्ट अगर आप किसी भी लैब में जाकर बोलोगे तो आपको आसानी से करवा देगा। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए, इंसुलिन को नॉर्मल से कम करने के लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 1 से 2 चम्मच पानी में मिलाकर भोजन से पहले पीना है। दोस्तों, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले अल्फ़ा एमिलेस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट स्लोली डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज और इंसुलिन के स्पाइक से आपको बचाता है। दूसरा, एसिडिक एसिड आपके मसल्स का ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देता है, जिससे आपके मसल्स ग्लूकोज को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है और आपका वज़न कम होना आसान हो जाता है। नंबर 8, स्लीप। अब दोस्तों, वज़न कम करने के लिए हमें अच्छी नींद लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में मैक्सिमम फैट बर्निंग की प्रोसेस रात को सोते समय होती है। देखिए, सोते समय हम नींद की 4 अलग अलग स्टेजेस से गुज़रते हैं, जहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं। मोटे तौर पर नींद 2 तरह की होती है। एक है रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस तरह की नींद गहरी नींद नहीं होती है, नींद में सपने भी चल रहे होते हैं और आपके आँखों की पुतलियाँ हिल रही होती है, इसलिए इसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। दूसरी है नॉन रैम स्लीप। दोस्तों, नींद की इस स्टेज में आप गहरी नींद में होते हैं, जिसमें कोई सपने नहीं होते हैं, आई मूवमेंट भी नहीं होता है। जब इस तरह की नींद में हम होते हैं तो शरीर में मैक्सिमम फैट बर्न हो रहा होता है। अब दोस्तों, इस फिनोमिनॉन को हम सभी जानते ही हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से हमारी कैलोरीज बर्न होती है और वज़न कम होता है। इसको समझने के लिए आप एक काम करना कि वर्कआउट करने से पहले अपना वज़न कर लो, फिर आप जिम में जितना वर्कआउट करना चाहते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दबा के वर्कआउट करो और वर्कआउट करने के बाद में फिर से अपना वज़न करो।
आफ्टर वर्कआउट आपको अपने वज़न में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, जबकि टेक्निकली वर्कआउट करने के बाद कैलोरीज बर्न होने से आपका वज़न कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि फैट बर्न वर्कआउट के बाद में रिकवरी फेज़ में होता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब। इसे भी समझने के लिए आप सोने से पहले और सोने के बाद में अपना वज़न कर सकते हैं। जब वर्कआउट करने के बाद में आप अच्छी गहरी नींद लोगे तो आपको अपने वज़न में डिफरेंस दिखेगा। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि दिन के समय हम कुछ कर रहे होते हैं, दिन भर स्ट्रेस से गुजरते हैं, इसलिए शरीर को क्विक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी बॉडी ग्लूकोज फ्यूल को यूज़ करती है, जो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोर है। लेकिन सोते समय शरीर में कई फैट बर्निंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन वेट लॉस करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। दिन में जो हम वर्कआउट या फिर काम करते हैं तो उससे शरीर में कई सारी इंटरनल इंजरीज होती है, टूट फूट होती है, मसल ब्रेकडाउन होते हैं। तो इनकी रिपेयरिंग का काम सोते समय ग्रोथ हार्मोन द्वारा कराया जाता है, जिससे शरीर की फ़ैट एनर्जी बर्न होती है। इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लेने के लिए आप मेडिटेशन करो, योगा करो, तनाव भरे वातावरण से दूर रहो। सोते समय अपने रूम को डार्क और कूल रखने की कोशिश करो, क्योंकि डार्कनेस में स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, जिससे आपको गहरी नींद आती है और ग्रोथ हार्मोन भी आपके बॉडी में बढ़ता है। सोने से 1 से 2 घंटे पहले फ़ोन को अपने से दूर कर दो। नंबर 9, एक्सरसाइज। दोस्तों, अक्सर लोग वज़न कम करने में एक्सरसाइज को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन बिलीव मी, वज़न कम करने में एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% होता है। 80% रोल होता है डाइट का और सही न्यूट्रिशनल नॉलेज का। अगर आप सही न्यूट्रिशनल नॉलेज रखते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तभी आप एक्सरसाइज से होने वाले फ़ायदे को उठा पाओगे। इसलिए सबसे पहले डाइट को सुधारो, मैंने बताए पूरे पॉइंट्स को फॉलो करो। अब एक्सरसाइज भी अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज में आपको वॉकिंग, रनिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी आपको थोड़ी बहुत करनी है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से क्या होता है कि आपके मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं, इंटरनल इंजरीज़ होती है, माइक्रो इंजरीज़ होती है, जिसकी रिपेयरिंग के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी फ़ैट कैलोरीज बर्न होती है। नंबर 10, प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन भी वज़न कम करने में बहुत मदद करेगा, इसलिए आपके डाइट में प्रोटीन का भी अच्छा पोर्शन होना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है, जिससे मसल्स बनते हैं, और मसल सेल्स हमारे शरीर के सबसे एक्टिव सेल्स होते हैं, जो शरीर की सबसे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन दूसरे फूड के कंपैरिजन में डाइजेशन में भी हार्ड होता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। अब वज़न कम करने को लेकर एक बात को हमेशा ध्यान में रखो कि वेट लॉस का मतलब है फ़ैट लॉस, फ़ैट को कम करना। प्रोटीन को हमें कम नहीं करना है, मसल्स को हमें ब्रेकडाउन होने नहीं देना है। प्रोटीन हमारे शरीर का कंस्ट्रक्टिव मटेरियल है, इसे तो हमें हमेशा ज़्यादा ही खाना चाहिए। वैसे भी भारत की 73% आबादी प्रोटीन डिफिशिएंट है, तो प्रोटीन का सेवन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नंबर 11, आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, जिससे हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़े। जैसे लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियाँ चढ़ने को प्राथमिकता दो, गाड़ी मार्केट के बजाय पैदल चलकर जाओ, बैठे बैठे और लेटे लेटे भी ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आपकी कैलोरीज खर्च हो। जैसे हैंड ग्रिप का आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट फूड को कम्प्लीटली बंद कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, शुगर को कम्प्लीटली बंद कर दो, ऑयली फूड बंद कर दो। ये छोटी छोटी बातें भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले भूखमरी समस्या थी, लेकिन आजकल खाना समस्या है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे हम प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, सभी अपने इच्छा का फूड खा रहे हैं बिना उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट को समझे, जिससे मोटापे की समस्या बहुत ही स्पीड से फैल रही है। और मोटापे के साथ साथ में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और PCOD जैसी समस्या हमें बहुत ही कॉमनली देखने को आजकल मिल रही है। इसलिए भी हमें अपने वज़न को कम करना है। वज़न कम करना हमारी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। इस वीडियो में बताए सभी पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो मैं आपका पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाऊंगा, जो आपके लिए स्पेसिफिक होगा, आपके बॉडी के हिसाब से होगा। डाइट प्लान बनाने के लिए आपको अपनी एज, हाइट, वेट, जेंडर और आपका प्रोफेशन, आप जो भी काम करते हैं वो, या फिर अगर आप हाउस वाइफ है तो वो सभी डिटेल्स को लिखकर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। डाइट प्लान की फ़ीस होगी 499 रुपीज़, लेकिन ये डाइट प्लान आपके लिए स्पेसिफिक होगा, पर्सनलाइज होगा, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें।